दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 मार्च 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अली लारिजानी पर इसराइल का बड़ा दावा। कहा तेहरान में हवाई हमले के दौरान नेशनल सिक्योरिटी चीफ को बनाया निशाना। घुटनों पर अमेरिका के आने की खबर। जंग के बीच बातचीत के मेज पर लौटने के दावे। ईरान ने दिया करारा जवाब। दुनिया के सबसे बड़े यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की फजीहत। आग लगने से 600 अमेरिकी फौजी फर्श पर सोने को मजबूर, पहनने के लिए दूसरे कपड़े तक नहीं। यूएई के अहम कॉम्प्लेक्स पर हमला। होर्मुज को बाईपास करने वाला यूएई का आखिरी रास्ता भी अब ईरान के टारगेट पर। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 57वीं लहर जारी। खैबर शिकन और इमाद मिसाइलों ने इसराइली कमांड सेंटर्स को दहलाया। कतर में मौजूद अमरीकी अल उदैद बेस पर भी पिन पॉइंट हमला। और मस्जिद अल अक्सा की तालाबंदी पर मलेशियाई वजीर आजम अनवर इब्राहिम हुए गुस्सा। लंबी पोस्ट लिखकर इसराइल को जमकर लताड़ा। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइंस। जितनी हैवी थी उससे ज़्यादा असरदार और गहरी हैं खबरें। इसराइल ने एक बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उसने ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद सबसे ताकतवर शख्सियत अली लारिजानी को निशाना बनाया है। इसराइली अफसरों के मुताबिक ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी पर बीती रात एक जोरदार हवाई हमला, एक एयर स्ट्राइक की गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि इस हमले में लारिजानी की मौत हुई है या वो जख्मी है। इसराइल को भी इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इसराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी ज़रूर मान रहा है। 17 मार्च की दोपहर आई द टाइम्स ऑफ इसराइल की इस खबर ने बड़ी हलचल मचा दी। इसराइली डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल ज़ामिन ने इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि रात भर चले ऑपरेशन में नुमाया कामयाबी हासिल हुई है, जिससे आने वाले दिनों में इस जंग का रुख बदल सकता है। इसका इशारा सीधे तौर पर अली लारिजानी की तरफ ही था। इसके अलावा तेहरान के एक सेफ हाउस पर हुए हमले में फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लीडर अकरम अल अजौरी और कई दूसरे बड़े कमांडर्स को भी निशाना बनाने का दावा इसराइल की तरफ से किया गया है। गौरतलब है कि अली लारिजानी न सिर्फ एक मंझे हुए सियासतदां हैं, बल्कि ईरान की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। वो आयतुल्लाह अली खामेनी के भी बेहद ख़ास थे। उन्होंने ही इस ओहदे पर इन्हें अपॉइंट किया था। अगर इसराइली दावों में ज़रा सी भी सच्चाई है तो ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। फ़िलहाल ईरान की तरफ से अभी तक फिलवक्त इस पर कोई सीधा जवाब नहीं आया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस वाक़ये के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकती है। ईरान के हमले और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अगली खबर एक सवाल के साथ। क्या अमेरिका अब घुटनों पर आ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान का निज़ाम बदलने और उसकी मिसाइल ताकत को ख़त्म करने का दावा करने वाला अमेरिका अब सीधे बातचीत की मेज़ पर लौटने का इशारा दे रहा है। 17 मार्च को अमेरिका की पॉलिटिकल वेबसाइट एक्सियोस के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट आई। जब भी कुछ बड़ी हलचल होती है, इसी एक्सियोस वेबसाइट पर खबर आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के बीच डायरेक्ट बातचीत का रास्ता दोबारा खुल रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 16 मार्च को दोनों तरफ से राब्ता बहाल हुआ। ईरान और अमेरिका की तरफ से कांटेक्ट हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त से जारी इस खतरनाक जंग के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों मुल्क आमने सामने बात करने के लिए मौजूद होंगे, अगर इन दावों को सच मान लिया जाए तो। खबर में यह दावा किया गया है कि अब्बास अरागची ने स्टीव विटकॉफ को सीधे मैसेज भेजे हैं, जिनका पूरा फोकस इस जंग को किसी तरह ख़त्म करने पर है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका पर यह दबाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो ना तो ईरान की ज़मीनी पकड़ को कम कर पाया है और ना ही उसके मिसाइल हमलों को रोक सका है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की घेराबंदी और पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुकने से पैदा हुए क्राइसिस ने सुपर पावर की कमर तोड़ दी है। ईरान की तरफ से बातचीत का इशारा ज़रूर मिला है, कहा था अब्बास अरागची ने। बोले लेकिन टोटल वॉर हम ख़त्म करेंगे, लेकिन वो अपनी शर्तों पर कायम नज़र आ रहा है ईरान। ये साफ तौर पर इशारा है कि अमेरिका अब इस स्ट्रेटजिक इम्पास से, इस जाल से निकलने का रास्ता तलाश रहा है। इस सिलसिले में दूसरी खबर भी सुनिए। वो दूसरी खबर ये कहती है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने उन तमाम रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें स्टीव विटकॉफ के साथ किसी भी तरह की ताज़ा बातचीत का दावा किया जा रहा था। ये खबर मैंने तलाशी कि भाई ईरान का वर्जन क्या है, तो वो सामने आ गया।
और बाकायदा पोस्ट भी की अब्बास अरागची ने। अरागची ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत की ये खबरें महज बकवास और गुमराह करने वाली हैं। अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए साफ किया कि स्टीव विटकॉफ के साथ उनका आखिरी राब्ता, उनका आखिरी कांटेक्ट उस वक्त हुआ था जब अमेरिका ने ईरान पर यह गैर कानूनी हमला करके डिप्लोमेसी का गला नहीं घोटा था। इट मीन्स कि 28 फरवरी से पहले। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि इस तरह के झूठे दावे सिर्फ तेल के बाजार और आम आवाम को गुमराह करने के लिए फैलाए जा रहे हैं ताकि अपनी गिरती हुई साख को बचाया जा सके। अब एक इंटरेस्टिंग खबर सुनिए। ईरान का बुरा हाल करने के लिए गल्फ में तैनात 600 अमेरिकी फौजी अब खुद बुरे हाल में पहुंच चुके हैं। 600 अमेरिकी फौजी फर्श पर सो रहे हैं, कपड़े पहनने को नहीं। दुनिया का सबसे एडवांस्ड और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाने वाला यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड एक मामूली आग की वजह से अपाहिज नजर आ रहा है, पैरालाइज्ड। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस जंगी जहाज पर, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर लगी आग ने 600 से ज़्यादा अमरीकी फौजियों को बेघर या बेबिस्तर कर दिया है और अब उनके पास सोने के लिए बिस्तर तक नहीं बचे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते इस कैरियर के लॉन्ड्री रूम में आग भड़की थी, जिसे बुझाने में अमरीकी क्रू को 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। आग इतनी भयानक थी। इस आग की वजह से जहाज के अंदर इतना धुआं भर गया कि दर्जनों फौजियों की हालत बिगड़ गई और उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। 2 अफसरों की बुरी तरह जख्मी होने की खबर भी आई थी। 17 मार्च को आई अब ये खबर कुछ और कहानी बता रही है। ये पता चला है कि अब हालात इतने बदतर हो गए हैं इस दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर कि जिन 600 जवानों के बिस्तर जल गए हैं वो अब जहाज के फर्श और मेज़ों पर सोने को मजबूर हैं। चूंकि आग लॉन्ड्री एरिया में लगी थी, इसलिए पूरे जहाज पर मौजूद हजारों फौजियों के पास अब कपड़े धोने का भी कोई इंतजाम नहीं है, वही मैले कुचले पहन रहे हैं। एक तरफ ईरान की मिसाइलें अमरीकी अड्डों पर कहर बरपा रही हैं, दूसरी तरफ अमरीकी बेड़े के, अमरीकी नेवी के अंदर मची इस अफरा तफरी ने उनकी जंग लड़ने की ताकत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान अब यूएई के पीछे बुरी तरीके से पड़ गया है और अब वो यूएई के तेल एक्सपोर्ट के हॉर्मोज को बाईपास करने वाले रास्तों पर भी हमले कर रहा है। कह रहा है कि नहीं सनम, हॉर्मोज से नहीं जाओगे तो जाओगे कहीं से भी नहीं। यूएई के मशरकी साहिल यानी ईस्ट कोस्ट पर मौजूद फुजैरा ऑयल कॉम्प्लेक्स पर आज यानी मंगल को एक और बड़ा ड्रोन हमला हुआ। ये ताज़ा खबर है। इसने गल्फ के मुल्कों की फिक्र बढ़ा दी है। लोकल हुक्काम के मुताबिक इस हमले की वजह से वहाँ ज़बरदस्त आग लग गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि फ़िलहाल किसी के ज़ख्मी होने की खबर नहीं है। फुजैरा का ये इलाका यूएई के लिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि ये ओमान की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान पर मौजूद है, जिसकी वजह से यूएई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बाईपास करके अपना तेल बाहर भेज पाता है। अब जबकि हॉर्मोज का रास्ता ईरान के मुकम्मल कंट्रोल में है, तब फुजैरा जैसे ठिकानों पर लगातार हमले होना यूएई की तेल सप्लाई को पूरी तरह ठप करने की एक बड़ी प्लानिंग लगती है। हैरानी की बात यह है कि इसी ऑयल कॉम्प्लेक्स को पीर को, मंडे को भी निशाना बनाया गया था और 24 घंटे के अंदर ही इस पर यह दूसरा हमला है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि मुकावमत ने, ईरान ने अब उन रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है जिन्हें अमेरिका और उसके साथ ही बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं जिनमें उन्होंने इलाके को, रीजन को महफूज करने की बात कही थी। ये अमरीकी अड्डे जो तमाम अरब ममालिक पे हैं, ये सब अरब ममालिक की हिफाजत के नाम पर बनाए गए थे। हकीकत यह है कि अमेरिका उनकी ज़मीनों पर मौजूद अपने अड्डों में अपने ही फौजियों और अपने सामानों की हिफाजत नहीं कर पा रहा। तो अरब ममालिक के लिए सोचने का वक्त है। ईरान की आईआरजीसी ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 57वें फेज में इसराइल और अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात कर दी है। पीर और मंगल की रात किए गए इस हमले में इसराइल के अंदर इसराइली कमांड सेंटर और उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खैबर शिकन, इमाद और कद्र जैसी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया है कि कतर में मौजूद अमरीकी अल उदैद बेस पर जुल्फ़िकार और क़याम मिसाइलों के अलावा सुसाइड ड्रोन से भी हमला किया गया, जहां अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। कुछ तस्वीरें भी बाहर आई हैं। आईआरजीसी का कहना है कि उनकी तमाम मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को बिल्कुल सटीक यानी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया है। इस जंग में इसराइल भी बड़े नुकसान उठा रहा है।
ईरान और हिजबुल्ला के हमलों ने वहां कोहराम मचा कर रखा है। इसराइली वजारत सेहत यानी हेल्थ मिनिस्ट्री की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ईरान और हिजबुल्ला के साथ चल रही भिड़ंत में जख्मी होने वाले 70 इसराइलियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जंग की शुरुआत से हज़ारों इसराइली जख्मी हो चुके हैं और कई मारे गए हैं। इसराइली हुकूमत की पाबंदियों के चलते मारे गए लोगों की तादाद को लेकर इख्तलाफ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ये तमाम लोग इसराइल के कब्जे वाले अलग अलग हिस्सों में हुए रॉकेट और ड्रोन हमलों की जद में आए हैं। इसराइली अस्पतालों में जख्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है, जिससे वहां की मेडिकल सर्विस पर भारी दबाव आ गया है। इसराइली हुक्काम इन हमलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान और हिजबुल्ला की तरफ से होने वाली रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी से जब से ये जंग शुरू हुई है, तब से मस्जिद अल अक्सा पर ताले लटके हुए हैं और अब दुनिया भर के लीडर इसको लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में मस्जिद अल अक्सा के दरवाजे बंद करने के इसराइली फैसले पर सख्त नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखकर इसराइली कार्रवाई को आड़े हाथों लिया और इसे इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अनवर इब्राहिम ने लिखा कि जब पूरी दुनिया के मुसलमान ईद उल फित्र की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तब इसराइली फ़ौजों ने इस्लाम के तीसरे सबसे मुक़द्दस मकाम मस्जिद अल अक्सा के गेट बंद कर दिए हैं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि रमज़ान के आखिरी दिनों और अब ईद के मौके पर भी फ़लस्तीनी मुसलमानों को इबादत के हक़ से महरूम रखा जा रहा है, जिसका कोई कानूनी या अखलाकी जवाज़ नहीं है। मलेशियाई वज़ीर आज़म ने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कहा कि मस्जिद अल अक्सा की ये तालाबंदी इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है, खुला मजाक है। उन्होंने उन तमाम मुल्कों से अपील की जिनका इस मामले में थोड़ा भी असर है, थोड़ा भी इन्फ्लुएंस है, कि वो महज बयानों से आगे बढ़कर इसराइल पर अमली दबाव डालें ताकि मस्जिद के दरवाजे फ़ौरन खोले जा सकें। कुछ हेडलाइंस ले लेते हैं। एक हेडलाइन ये है कि हिजबुल्ला लगातार इसराइल के इलाकों पर हमले कर रहा है और ये बताया कि वो जो टैंक्स एक ग्राउंड ऑपरेशन में अंदर आए थे लेबनानी इलाकों में, उन पर हमला करके उन टैंक्स को भी तहस नहस कर रहा है हिजबुल्ला। ये हेडलाइन 17 मार्च को प्रेस टीवी ने सुबह 7 बजे लगाई है, लेकिन लेबनान में क्या हो रहा है उसे देखना है तो इसराइली चैनल्स में जाकर देखिए, आपको दूसरा गज़ा नज़र आएगा। ये लेबनान का जाल अल अरब इलाका है जहाँ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं इसराइल की, और वहाँ पर तबाही के मंजर ऐसे हैं कि हमें गज़ा के मनाजिर याद आ जाते हैं। सऊदी अरब और मिस्र के लीडर्स ने आपस में बातचीत की है और मिस्र ने इस दौरान सऊदी अरब पर होने वाले ईरानी हमलों को गलत ठहराया है और उनकी मजम्मत की है। अल सीसी जो मिस्र के सदर हैं और क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान के बीच ये बातचीत हुई है और फ़ोन कॉल हुई है, जिसमें दोनों ने जो डेवलपमेंट्स हैं रीजन में उसको लेकर बातचीत की है। जो जंग जारी है उसको लेकर भी दोनों तरफ बातचीत और फिक्र जारी है। याद रखिएगा, मिस्र पर अभी तक कोई भी हमला नहीं हुआ है, जबकि सऊदी अरब पर रोज़ के हमले हो रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कि सऊदी अरब ने अब तक किसी हमले का जवाब नहीं दिया है, किसी अरब ममालिक ने नहीं दिया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने कल उस सवाल का जवाब दिया कि ये अरब ममालिक अब तक हमला क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है। तो 90% 95% जो जवाब आए वो ठीक थे, अच्छे थे। 5% की तो छूट रहती है, अच्छे थे। सऊदी अरेबिया इंटरसेप्ट्स डिस्ट्रॉयज इट्स कोर्स ऑफ ड्रोन्स इन ईस्टर्न प्रोविंस। अब इनके मशरकी सूबों में सऊदी अरब के लगातार हमले हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अमरीकी बेस हैं और सऊदी अरब ने कई ड्रोन्स को, ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लगभग 30 से ज़्यादा ड्रोन इन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं, ये इन्होंने बताया है। दुबई में एयर ट्रैफिक ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्मल हो चुके हैं, फ़्लाइट्स वगैरह उड़ रही हैं। कुछ पार्शियल क्लोज़र है लेकिन फ़्लाइट्स नॉर्मली उड़ रही हैं। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, हमारे आपके बहुत से जानने वाले वहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ आ गए हैं बिज़नेस क्लास के टिकट लेकर, कुछ बेचारे परेशान हैं। हमें उन सब के लिए दुआ करनी चाहिए कि वो सेफ़ रहें और अपने अपने घरों को वापस आ जाएं, अपनी नौकरियों पर वक्त से पहुँचें अगर वो वहीं नहीं आ रहे हैं छुट्टी में। वो जो अजीब से हैवान किस्म के लोग हैं कि ये मुल्क बर्बाद हो जाए, यूएई, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आए ना आए दोबारा वीडियो देखते हैं, यूएई बर्बाद हो जाए, सऊदी अरब बर्बाद हो जाए, तुर्की बर्बाद हो जाए। अरे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, लाखों लोग हमारे काम करते हैं। ऐसे लोग और ऐसी सोच वाले लोग बर्बाद हो जाने चाहिए
जो किसी पूरे मुल्क की बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं, जहां से लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की रोटी का जरिया जुड़ा हुआ है। हुक्मरानों से शिकायत होनी चाहिए। मुल्क सब हक के साथ हैं और मुल्क के लोग आम आवाम। तो एजेंडा वालों से ज़रा बच के रहिए, वो अभी आप थैंकफुल नहीं हैं इन लोगों के लिए। मिसाइल ऐसी ईरान की आ रही हैं, इतने बड़े बड़ी मिसाइल्स हैं और उन मिसाइलों के टुकड़े हैं, ये पूरी मिसाइल भी नहीं है, जो हानिया नफ्ताली इसराइली रिपोर्टर हैं उन्होंने शेयर किए हैं और बताया कि ये मिसाइल्स आ रही हैं। सोचिए अगर ये जगह पर लग गई तो क्या हाल होगा। फिलहाल इंटरसेप्ट भी बहुत हो रही हैं ईरानी मिसाइल्स। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। डिटेल में ख़बरें लाने में, बनाने में, आपकी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में ढालने में वक्त लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तक आसानी से ख़बरें आपकी ज़ुबान में पहुँच रही हैं और आप कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। सलामत रहिए, खुश रहिए।